हेलो, आज हम करेंगे MCQs ऑन चैप्टर रियल नंबर पार्ट 1 जो कि आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म। अब इस केस में आपको सबसे पहले चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। फॉर सम इंटीजर m आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? जो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 इस सेट को इंटीजर कहते हैं। ठीक है। एवरी इवन इंटीजर, और इवन इंटीजर क्या हुए भाई? इवन इंटीजर्स हुए 2, 4, 6, 8, ये इवन इंटीजर्स हुए। इवन नंबर्स को इवन इंटीजर्स कह दिए ऑफ द फॉर्म। अच्छा, m जो हुआ, अब आप पहले फर्स्ट चॉइस को देखिए। m तो वो पहले यही बता रहा है सिर्फ एक इंटीजर है जिसमें ऑड भी होंगे और इवन भी होंगे, तो m तो पॉसिबल ही नहीं है। m+1 की बात करें तो इस केस में ऐसे करने में क्या होता है कि m की आप वैल्यू डिफरेंट पुट करके देखिए कि अगर हम m जो हमारा इंटीजर है तो m की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख कर देते हैं, तो m+1 क्या होगा? m+1 होगा 2, और अगर हम 2 रखते हैं तो 2+1 होगा 3। तो इसमें ऑड भी आएंगे और इवन भी आएंगे, तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसमें हम कुछ भी रखेंगे, कोई भी हम इंटीजर रखेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमेशा इवन ही आएंगे। अब हम आते हैं 2m पर। 2m को देखिए, 2m में क्या है कि अगर हम कोई भी इंटीजर रखते हैं, अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो हमेशा ये 2 का मल्टीपल जो होगा हमें इवन इंटीजर देगा। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? हमें हमारा सी पार्ट हुआ। सी पार्ट इज आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या होता, 2m+1 होता और क्वेश्चन हमारा इस तरह होता, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो ऑड इंटीजर क्या होता? 2m+1 की फॉर्म होता, क्योंकि इवन में हम हमेशा 1 प्लस करेंगे तो हमें ऑड इंटीजर ही मिलेगा। तो दूसरा पार्ट ये भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट पे हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अभी मैंने यही आपको यहाँ पर बताया था कि m की जगह सिर्फ क्वेश्चन सेम है, m की जगह यहाँ पर q ले लिया हुआ है, q सब इंटीजर बोला हुआ है, और एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अभी मैंने यहाँ बताया था कि अगर ऑड इंटीजर होता तो आंसर विल बी 2q+1, 2m+1। यहाँ पर m की जगह q है तो आंसर इज 2q+1, क्योंकि जब भी आप q कोई भी इंटीजर यहाँ पर रखेंगे तो हमेशा आंसर ऑड ही आएगा। आप 2q+1 को देख लीजिए। 2q+1 में अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 3, अगर आप 2 रखते हैं तो ये हो जाता है 5, अगर आप 3 रखते हैं तो ये हो जाता है 7 एंड सो ऑन। क्लियर? आपको इस ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसके एग्जाम्पल ले लें और वो रख कर देखें। अब दूसरा थर्ड क्वेश्चन इज n² -1 इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ n² 1 एक टर्म है इज़ डिविजिबल बाय 8। कब होगा ये डिविजिबल बाय 8? अब एक एक करके देखिए और एग्जाम्पल लेकर देखिए। इफ़ n इज़ एन इंटीजर रख दीजिए कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप 2 से स्टार्ट करते हैं। 2² -1 क्या होगा? 2² -1 इज़ 4 -1 3, तो 3 तो 8 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब आप आते हैं नेचुरल नंबर भी, कोई भी नेचुरल नंबर 1 रखने, यहाँ पर तो 0 आ गया। चलिए 0 को छोड़िए, आप 2 रखिए। 2² -1 आपका आ गया 4 -1 वो 3 आ गया, 8 का मल्टीपल नहीं है, तो नेचुरल नंबर भी करेक्ट आंसर नहीं है। एंड ऑड इंटीजर की बात करते हैं। ऑड इंटीजर रखना शुरू कर दीजिए आप। ऑड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है। 1² -1 इज़ 0, 0 को तो भी आप छोड़ देते हैं। 0 को भी छोड़ देते हैं, आप दूसरा करते हैं। ऑड की बात करते हैं और ऑड ले लेते हैं हम। 1 के बाद आता है 3 ऑड नंबर आता है, तो 3² -1 इज़ 9 -1 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 क्या है? 8 का डिविजिबल डिवाइड हो जाता है 8 से। अगर हम यहाँ पर ऑड इंटीजर दूसरा रखते हैं, 3 की जगह 5 रखते हैं, 5² -1 क्या हुआ? 5 25 -1 इज 24, तो 24 भी 8 से डिविजिबल है, तो आंसर इज ऑड इंटीजर। ठीक है, तो आंसर इज ऑड इंटीजर। सब आपने एग्जाम्पल रखकर देखे तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and
125, जो कि ऐसा नंबर जो कि डिवाइड करे 70 को और 125 को जब डिवाइड करेंगे हम तो लीव्स करता है रिमाइंडर 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। तो नंबर जो हैं पहले तो हम वो निकालें एग्जैक्ट नंबर हैं क्या। तो जो वो रियल नंबर्स हैं, जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो हैं क्या। एक्चुअल नंबर्स जो हुए वो हुए 70 माइनस 5, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दे तो एक्चुअल नंबर हुआ एक तो 65, और दूसरा नंबर है 125 माइनस 8। 125 में से 8 माइनस करा तो क्या हुआ, 8 माइनस करेंगे तो 117, ठीक है 117। तो ये एक्चुअल नंबर है, क्योंकि वो रिमाइंडर 5 और 8 दे रहे हैं तो वो हम पहले माइनस ही कर देते, तो एक्चुअल नंबर निकाल देते हैं भाई एक्चुअल नंबर है क्या। अब वो बात कर रहा है लार्जेस्ट नंबर, पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि 5 1 5 3 15, और आपका 65 के फैक्टर्स हुए 5 × 13 एंड 117 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 3 से 3 3 9, 3 9 3 1 3 3 आपके 117 के फैक्टर्स आ गए हैं 3 × 3 × HCF, हाँ सॉरी लार्जेस्ट नंबर HCF निकालेंगे तो 3 × 3 × 13। तो ये जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट कॉमन नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे और लीव करे 5 और 8 को हमने लीविंग का जो था वो हमने पहले ही माइनस कर दिया। एक्चुअल नंबर हमने निकाले 65 और 17। अब हम निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 दोनों यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 13, तो आंसर इज़ ए। क्लियर और नॉट? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा और मेरी वीडियोस पूरी देखिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी प्रमोशन मिले और आपका भी आगे वीडियोस अच्छी मिलती रहें। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a = x³ y² and b = xy³, xy आर प्राइम फैक्टर्स। ये देख लीजिए xy जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और देन HCF ऑफ AB क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, a दिया हुआ है a = x³ y² जहाँ पर x और y प्राइम फैक्टर्स हैं, तो b = xy³ हमें क्या निकालना है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या हुआ, x³ और x में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक x कॉमन है, y² y³ में एक y² कॉमन है, तो आंसर क्या आया xy²। तो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी तरह 6th क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p = ab², p = ab² and q = a³b, ab being the prime factors, ab क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। देन LCM ऑफ PQ निकालना है, तो LCM कैसे निकालते हैं हम, सारे अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं। सारे अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स, एक a है और एक b है, और इस पे a और a³ में किसकी पावर बढ़ी है, कौन सी पावर बढ़ी है, 3, तो 3 लगाएंगे, b² b में b, तो b लगाएंगे, तो a³ b², आंसर इज C पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज 7th, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज़। हमेशा याद रखिए एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा आंसर, ऑलवेज आंसर विल बी इरेशनल। ये याद रखिए, दिस इज़ अ रूल। कोई एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। अगर 3 एक रैशनल नंबर है, √3 एक रैशनल है, तो 3√3 जो आया एक, क्योंकि √3 भी आ गया इसमें, तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाता है। Now 8th question, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 8, least number that is divisible by all the numbers from 1 to 8, both inclusive, मतलब 1 और 10 भी include करते हैं। तो नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन सब का क्या करना है, लीस्ट नंबर निकालना है। लीस्ट नंबर का मतलब है LCM, तो LCM निकालना है 1 to 10 तक का।
अब 1 to 10 तक का जब आप एलसीएम निकालेंगे बहुत लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा होगा, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 504 आप सोच सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे आंसर ये आएगा। 9. The decimal expansion of the rational number this will terminate after 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place, 4 decimal place। इसके लिए हमने क्या करना था, नंबर ऑफ टेंस हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टेंस निकालने हैं। 10 कैसे निकालते हैं, 2 और 5 के पेयर बनाकर। और 2 और 5 पेयर कहाँ से मिलेगा, वो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इज़ 1250। जल्दी से कर लेते हैं। 2 6 12, 2 2 2 5। अब 2 से तो नहीं जा रहा है जी, अब ये जा रहा है 5 से। 5 1 5 2 5 5 5 2 10 5 5 5 5। ठीक है, तो क्या आया आपका, फिर भी एक बार और चेक कर लेती हूँ। 2 6 12, 2 2 2 5 5 1 5 2 10 5 5 5 2 10 5 5 एंड 5 5। तो इसका आपका आया 1458 डिवाइडेड बाय 2 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ पर एक 10 तो ऑलरेडी है, अब हमें चाहिए 3 2 और चाहिए। 3 2 के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 और यहाँ पर 2 × 2 × 2। तो कितने पेयर और बन गए, 1 2 3। तो टोटल कितने पेयर्स बन गए, यहाँ पर कुछ आपका न्यूमरेटर होगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा। इससे अभी आपको मतलब नहीं है, मतलब किस चीज़ से है, सिर्फ आप देखिए डिनोमिनेटर से। कितने ज़ीरोज़ आएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। क्यों, क्योंकि कितने 10 है, 4 10 है। तो कितने के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 के बाद। तो आंसर इज दिस, डी पार्ट इज आंसर। ठीक है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ मेरी पहली वाली वीडियोस में। इस चैप्टर के मेरे अभी तक 4 पार्ट्स हो चुके हैं और अब ये 5th पार्ट चल रहा है। और मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी MCQ की। अभी आपके पहला पार्ट चल रहा है MCQ का। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 220 इज़ वेरी सिंपल। 220 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले अब आपको क्या देखना है, अगर हम मल्टीपल चॉइस में हम बहुत से क्वेश्चन को, जो बहुत से ऑप्शंस होते हैं वो देखकर भी डिलीट कर सकते हैं, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 तो हर एक में आ रहा है, तो इसका मतलब 11 तो आना ही है। और हमें यहाँ पर 220 से साफ जाहिर होता है कि 11 तो यहाँ पर मल्टीपल है ही, क्योंकि 11 2 से 22 होता है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो है, हमारा लास्ट 2 डिजिट्स में 20 है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स में 20 है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 2 स्क्वायर ज़रूर होगा। ये वाला तो डिलीट हो जाता है, ये वाला तो आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 है। 10 क्या है, प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, चॉइस ही नहीं हो सकती। अब दूसरा आ रहा है हमारा 20 होने की वजह से ये क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से जाते हैं, तो 24 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 224 से जाएगा। तो 4 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो 4 इसमें भी नहीं है, क्योंकि 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 स्क्वायर है। तो आंसर इज सी। समझ में आया आपको? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर हुज फैक्टर ट्री इज गिवन बिलो इज दिस। तो आपको एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है जिसमें आपको 2 मिसिंग दिए हुए हैं और इसका 620 का प्राइम फैक्टर्स बताना है। तो दोनों का अब आप देखें 2 और 32 तो आपको प्राइम फैक्टर मिल ही गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए 620 क्या है, प्राइम है ही नहीं, तो यहाँ पर हम इसको तो कैंसिल ही कर देते हैं। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ 31 है, 231 231। क्लियर? तो इसका मतलब 231 तो सब जगह आ गया। अब हम ये 2 नंबर्स और होने हैं हमारे पास। 2 नंबर्स होने के लिए अब ये देखिए 310 को हमने किससे डिवाइड किया कि 155 आ गया है। तो ये हमने देखा ध्यान से, 2 1 2 5 10, यहाँ पर 2 आना है, 2 से जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ है तो 155। 155 को यहाँ 31 कैसे आया है, 5 से करने पर। 5 3 15, 5 1 5। तो फैक्टराइज क्या हुआ, 2 स्क्वायर 5 × 31, 2 स्क्वायर 5 × 31। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ
द डिजिट 2 raised to the power n where n is a natural number can never end with the digits। अब आप देखिए कौन से इसका मतलब पहले समझ लीजिए। 2 raised to power n where n is a natural number है। जब हम n नेचुरल नंबर कोई भी रखेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, तो वो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर में से कौन सा ऐसा है वो कभी नहीं आ सकता। तो वो एक ज़ीरो है। वो क्यों है वो मैं बताती हूँ। 2 raised to the power n का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी जितने भी ये n हो सकता है, n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n कुछ, लेकिन क्या है n2 इज़ रिपीटिंग n टाइम्स। तो 2 के अलावा यहाँ पर कोई एक भी डिजिट नहीं आ रहा है, कोई एक भी प्राइम फैक्टर्स नहीं आ रहा है। लेकिन जब अगर आपका एंड में ज़ीरो आता है किसी भी नंबर के, अगर आपका 250 ही ले लीजिए, तो अगर ज़ीरो आ रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब ये है 5 से डिवाइड होना ही होना है, 5 इंटू 2 से डिवाइड होना ही होना है, क्योंकि ये जब ज़ीरो आता है तो ये तो 5 से डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। अगर आप अगर 780 लेते हैं तो भी ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो जब भी ज़ीरो आता है एन प्लेस पर तो 5 उसका एज अ फैक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी ही है, कंपलसरी है। तो ये मैं आपको बता चुकी हैं क्यों है। लेकिन 2 raised to the power n को जब हम कितनी बार भी एक्सपेंड करें वो 2 ही आएगा, n नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, वहाँ पर कहीं 5 किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पार्ट इज़ करेक्ट कि इट विल नॉट हैव, इट विल नेवर हैव ज़ीरो at its end। Now question number 13, if a prime number p divides q square where q is a positive integer, then p does not divide q, q plus p and q and q plus 1। इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल लेकर चलना है। इफ़ अ प्राइम नंबर p, प्राइम नंबर ले लीजिए, प्राइम नंबर आप एग्जाम्पल के लिए 3 ले लीजिए, 3 एक प्राइम नंबर है, डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यू इंटू क्यू है, तो इसका मतलब वो 3 का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल ये क्यू हो सकता है 6 इंटू 6, तो क्यू इस केस में क्या हुआ 6 हुआ और पी क्या हुआ इस केस में 3 हुआ। ये तो समझ में आया हमने क्यों लिया, क्यों 3 6 क्यों लिया, क्योंकि इसका फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो p डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, उसका मतलब यहाँ पर एक फैक्टर जो कि q है वो 3 का फैक्टर होना चाहिए। तो ये 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 3 का फैक्टर होना ज़रूरी है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया p इज़ 3 एंड q इज़ 6। अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। देन p डज नॉट डिवाइड q, जो p है q को डिवाइड नहीं करेगा, नहीं, p जो है q को डिवाइड कर देगा, ठीक है। और p प्लस q को q प्लस p को देख लीजिए, q प्लस p क्या हुआ 9 को एक मिनट था। इफ़ प्राइम नंबर p डिवाइड्स q स्क्वायर, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब q स्क्वायर अपॉन p है आपका, तो वेयर q इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन p डज नॉट डिवाइड, p किसको डिवाइड नहीं करेगा, डज नॉट डिवाइड, q को तो डिवाइड करेगा p, क्यों, क्योंकि ये 6 है और ये p है, इसको डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि 3 2 6 है। अब q प्लस p को देखो, q प्लस p क्या हुआ 6 प्लस 3 अपॉन 3, इसको भी 9 अपॉन 3 को डिवाइड करेगा, q क्यूब को डिवाइड करेगा, लेकिन q प्लस 1 को नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि q प्लस 1 क्या बन जाता है 4। q क्या था अभी हमने लिया था, q इज इक्वल्स टू 6, हाँ, तो 6 प्लस 1 विल नॉट डिवाइड 3, तो 7 से डिवाइड नहीं करेगा, q प्लस 1 को नहीं करेगा, तो आंसर इज डी। थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंस ऑफ प्रेजेंस आपको होना चाहिए कि आप प्रेजेंट है वहाँ पर, और थोड़ा सा ध्यान से ये सब चीज़ें करनी है, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप थोड़े से तो ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इफ़ x एंड y आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 12y, देन द HCF ऑफ x एंड y, HCF ऑफ x एंड y निकालना है, ठीक है। HCF ऑफ x एंड y, तो x तो आपका दिया हुआ है, x तो x ही है और y दिया हुआ है 12, x दिया हुआ है 12y, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 12y
और y तो y है, तो इन दोनों का HCF क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर y हुआ। 12 तो इसमें नहीं आया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मालूम है जो कॉमन होता है हाईएस्ट नंबर उसी को कहते हैं, तो यहाँ आंसर इज 3। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर निकालते हैं, ऑड भी हो और कॉम्पोजिट भी हो। 3 तो ऑड है लेकिन कॉम्पोजिट नहीं है, 5 ऑड है लेकिन कॉम्पोजिट नहीं है, 7 ऑड है कॉम्पोजिट नहीं है, 9 ऐसा है स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या हुआ, 9। और दूसरा नंबर है द लार्जेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले तो लार्जेस्ट 2 डिजिट कौन सा होता है, 99, और 99 कॉम्पोजिट भी होता है। तो अब 9 और 99 को देखिए आप, इसका क्या निकालना है, HCF ये 9 होता है और 99 को भी 9 × 11 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 9 इधर है 9 इधर है, तो आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। बाय।